हेलो एवरीवन। आज हम समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कहे जाने वाले लेखक स्वयं प्रकाश जी के बारे में पढ़ेंगे और इनकी रचना नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे, जिसमें देश और देशभक्ति का वर्णन किया है और बताया गया है कि देशभक्ति सिर्फ पुरुषों में नहीं, महिलाओं और बच्चों में भी है, आने वाली युवा पीढ़ी में भी है और उन्होंने किस प्रकार हमारे देश के लिए बलिदान करने वाले देशभक्तों के प्रति अपनी देशभक्ति और सम्मान प्रकट किया। लेकिन उससे पहले हम स्वयं प्रकाश जी के बारे में पढ़ेंगे। स्वयं प्रकाश जी जो कि वर्तमान में वसुधा पत्रिका के संपादन कार्य से जुड़े हुए हैं। 8वें दशक के उभरे स्वयं प्रकाश जी के 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इन्हें कई साहित्यिक पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिनमें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितरे। स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार के स्वर भी हैं। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। सो नाउ समरी ऑफ दिस चैप्टर। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। सो रिमेंबर दिस। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों और पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, जो इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इस दौड़ में शामिल हैं। सो हमें हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिन देशभक्तों ने बलिदान किया है, उनके प्रति रेस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए, जो कि हर नागरिक में है और सबका अलग अलग रूप है अपना देशभक्ति दिखाने के प्रति। तो इस चैप्टर के मुख्य कैरेक्टर है हालदार साहब, जो कि हर 15 दिन में उस कस्बे से गुजरते थे, जिनके मन में देशभक्ति की भावना थी और उत्सुकता थी गांव के बारे में जानने के लिए और कैप्टन के बारे में जानने के लिए। ओके, सो नाउ दूसरा कैरेक्टर है कैप्टन, जो कि लाचार है, पैर से अपाहिज है, चश्मे बेचकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है और उसके पास चश्मे की कोई दुकान नहीं है। सो उसने खुद ने लकड़ी का फ्रेम बनाकर उस पर वह चश्मे टांग कर बेचा करता है, फेरी लगाया करता है। लेकिन उसके मन में सुभाष चंद्र बोस, नेताजी के प्रति देशभक्ति की भावना है। उन्हें वह बिना चश्मे के नहीं देख सकता, इसलिए चौराहे पर लगी हुई नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता है ना, और जो कि गांधी टोपी पहनता है और देशभक्ति का जज्बा उसके मन में कूट कूट कर भरा है। अगला कैरेक्टर है पानवाला। पानवाला जिसकी दुकान चौराहे पर लगी है, बीच चौराहे पर लगी हुई है। पान बेचने के साथ साथ पान खाने का भी शौकीन है और हंसमुख है, व्यवहार कुशल है, सभी को पान खिलाता है, खुद भी साथ में पान खाता है। साथ ही साथ कैप्टन को की देशभक्ति का रेस्पेक्ट करता है, लेकिन जब तक उसकी डेथ हो चुकी होती है। वह भावुक था, लेकिन कैप्टन की मजाक उड़ाया करता था, हंसी उड़ाया करता था। सो इन्हीं कैरेक्टर के आसपास यह चैप्टर घूम रहा है। नेक्स्ट थिंग हमें इस चैप्टर में देखना है उस कस्बे का वर्णन। कस्बा छोटा था, लड़के और लड़कियों का एक एक स्कूल था, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था, एक सिनेमा घर था, एक नगर पालिका थी और नगर पालिका थी तो कोई ना कोई कार्य करवाती रहती थी। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हालदार साहब कहाँ की यात्रा कर रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था, जिस कस्बे में नेताजी की मूर्ति लगी हुई है।
कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। कस्बे का वर्णन आपको आना चाहिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे। बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में लड़कों का एक स्कूल था और लड़कियों का भी एक स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका थी, तो कुछ ना कुछ काम भी कराती थी। जैसे कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के मुख्य उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा बनवा दी। तो आप देखेंगे प्रतिमा संगमरमर की बनी हुई थी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो हम देखते हैं, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने के कारण और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो आप ध्यान रखेंगे मूर्ति के बारे में कि मूर्ति नगर पालिका ने बनवाई थी और क्यों जल्दबाजी में बनाई गई। उसका रीज़न होगा कि जब हो सकता है कि उनकी शासनावधि समाप्त होने वाली हो, इसलिए जल्दबाजी में उन्होंने ड्राइंग मास्टर को मूर्ति बनाने का काम दे दिया गया होगा। रिमेंबर दिस, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, ड्राइंग मास्टर ड्राइंग करता है, लेकिन यहाँ ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने मूर्ति बनाई है नेताजी की। हो सकता है उनके पास बजट कम आया हो और कम बजट के कारण जो उपलब्ध बजट था उसमें इसी तरह की मूर्ति बनाई जा सकती हो, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, या अच्छे मूर्तिकारों की उन्हें जानकारी नहीं रही होगी। तो ये सब संभावनाएं हैं जो कि आपको याद रखनी है। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। अब उसकी ऊंचाई कितनी थी ध्यान रखेंगे। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक का कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बस्ट किसे कहते हैं। बस टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक की ऊंचाई वाली मूर्ति को ही बस्ट कहते हैं। रिमेंबर दिस। और मूर्ति बहुत सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन लग रहे थे फौजी वर्दी में। नेताजी को तो आप जानते ही होंगे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे, क्योंकि ये दोनों नारे नेताजी ने दिए हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी। कौन सी कमी थी जो देखते ही खटक रही थी? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित कर लिया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। क्या बात है, मूर्ति संगमरमर की और चश्मा असली। वाह भाई, क्या आइडिया है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई थी, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोच रहे थे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं था, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ बनती जा रही है, जो कि आप इस चैप्टर में आगे देखेंगे। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। मूर्ति पर से चश्मा बदला जा रहा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ गया। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते वक्त चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो गया, उनके आश्चर्य को वह दबा नहीं पाए, तो उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है।
ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, जैसा कि आपको मैंने बताया। पान वाला कैसा दिखता था? ये इस स्टेंजा में आपको आंसर मिलेगा। पान वाला एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी क्योंकि वह मोटा था, और जब मोटे व्यक्ति हंसेंगे तो उनका पेट भी थिरकता रहेगा। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। पान वाले की बत्ती सी लाल काली इसलिए थी क्योंकि उसे पान खाने का शौक था और हर समय अपने मुंह में पान ठूसा रखता था। क्या करता है हवलदार साहब? कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। कौन करता है? कैप्टन। पान वाले ने समझाया। सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।